Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 12th of May 2022, Thursday. Motivation of the day is if you don't like the road you are walking, start paving another one. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Center firms up screening of public funded projects. So in order to give boost to the Gati Shakti scheme, now government departments and ministries will have to screen all the public funded projects with a budgetary outlay of more than 500 crores. So in order to ensure that Gati Shakti mission or Gati Shakti scheme should be implemented in a fast track manner, government has directed all the departments and ministry that they should select public funded project, or they should screen all sort of public funded projects which have budget outlay of more than 500 crore. तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ को ये डायरेक्शन इसलिए दिया है कि जो गति शक्ति मिशन है उनसे इन प्रोजेक्ट्स को लिंक किया जा सके, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट कुछ लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी रिलेटेड कंपोनेंट हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका जो आउटले है, बजटरी आउटले है, वो 500 करोड़ से ऊपर का है, जिनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक रिलेटेड कंपोनेंट्स भी हैं, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है बिफोर दिस प्रोजेक्ट रिसीव द नोट फ्रॉम कैबिनेट फॉर एग्जीक्यूशन। और स्क्रीनिंग के बाद इन प्रोजेक्ट्स को एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी एग्जामिन करेगी just to ensure the better coordination among all these projects for better implementation of Gati Shakti scheme. तो पीएम गति शक्ति मिशन के तहत एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ये इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इवैल्यूएट करेगी, examine करेगी, just to ensure that all these departments, all these ministries, all these projects work in tandem with each other in order to conceptualize the stage of projects. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू डायरेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीज़ को भेज दिए गए हैं. And at the end of this month, Niti Aayog, that is a think tank of Government of India, will line up all these projects just to ensure the better implementation of PM Gati Shakti scheme. क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया? बेसिकली ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन इसलिए लिया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखा जाए, या मोर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट फंडेड या ट्रिपल पी फंडेड प्रोजेक्ट्स को देखा जाए, तो जो उनका टाइम लाइन होता है, जो उनका टाइम फ्रेम होता है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होना होता है, ऑफनली वो उस टाइम लाइन से क्रॉस कर जाते हैं. इट मीन्स प्रोजेक्ट गेट डीलेज बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्रियल वर्क इन सिलोज एंड लॉट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो डीले होते हैं, अपने एग्जीक्यूशन टाइम से काफ़ी बाद में डीले फॉर्म में कंप्लीट होते हैं. तो इन्हीं सारे हर्डल्स को रिमूव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, उनकी कॉस्ट को इंश्योर करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो. क्यों? क्योंकि अगर टाइम फ्रेम में अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो इसके अलावा, टाइम के अलावा, कॉस्ट के अलावा, जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब को लेकर के गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से कोई भी डिले ना हो, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये एक साथ टाइम लाइन फ्रेम में कंप्लीट हों, जिससे कि गति शक्ति मिशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जा सके. और जो बेसिक गवर्नमेंट का पर्पस है गति शक्ति मिशन के थ्रू कि जितने भी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक साथ ला करके इंडिया में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ लिविंग एस्पेक्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो
improve हो. So these are the key steps that government has taken or finance ministry has directed to the different departments and ministries for selection or identification of the projects which have any sort of infrastructure or logistic connectivity. Network planning group will actually examine all these projects. NPG has to examine the proposed project for the convergence and integration at its feasibility study stage. After this, NPG will recommend to the Public Investment Board, and PIB appraise every investment project worth more than 500 crore. So before getting approval from cabinet or union cabinet, all these procedures need to be followed by these projects. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. पैन मस्ट फॉर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ ₹20 और मोर. 10 मई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन furnishing of permanent account number, that is PAN or Aadhaar, is mandatory or compulsory for further set of instruction transactions. तो कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें CBDT ने पैन को मैंडेटरी कर दिया है? हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स फॉलोइंग 3 ट्रांजेक्शन. हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट यानी कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 20 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो अगर 20 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट हो रहा है इनटू वन और मोर अकाउंट ऑफ अ सिंगल पर्सन, इन दैट केस दैट इंडिविजुअल हैज़ टू डिस्क्लोज और कोट हिज और हर पैन नंबर. तो किसी एक इंडिविजुअल के किसी भी अकाउंट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट की लिमिट है, किसी भी अकाउंट में, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी अगर इन टोटल 20 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट हो रहा है तो उस केस में उस इंडिविजुअल को पैन की इंफॉर्मेशन या पैन कोड करना पड़ेगा, पैन डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन बाय CBDT. तो हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट के अलावा हाई वैल्यू कैश विड्रॉल पर भी पैन मैंडेटरी होगा. तो चाहे विड्रॉल हो चाहे डिपॉजिट हो, अगर 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, इन दैट केस इंडिविजुअल हैज़ टू डिस्क्लोज और कोट हिज और हर पैन नंबर. तो चाहे आपके किसी भी बैंक में, अगर एक सिंगल एंटिटी के 4 बैंक अकाउंट हैं, अगर उन सब में मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट है, इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू कोट योर पैन नंबर, चाहे वो किसी बैंक में हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो. One very interesting thing is there that deposit and withdrawal are not to be clubbed. It means इनको क्लब नहीं करना. 20 lakhs withdrawal, 20 lakhs deposit. सेपरेट लिमिट है, ऐसा नहीं कि दोनों मिला करके 20 lakhs है. सेपरेटली फॉर विड्रॉल, सेपरेटली फॉर डिपॉजिट. इसके अलावा अगर कोई भी इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है किसी भी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में, तो उस केस में भी उस इंडिविजुअल को अपना पैन जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो CBDT के रीसेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 20 lakhs withdrawal, 20 lakhs deposits, opening of current account, all these fetch the PAN number. Definitely it will actually make that system more transparent. ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी जो टैक्स इवेशन जैसी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा इससे रिमूव होंगी, रिड्यूस होंगी, और इसीलिए CBDT ने ये डिसीजन लिया है और ये नोटिफिकेशन दिया है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट रिवाइजेस गाइडलाइंस फॉर स्टक PPP प्रोजेक्ट्स. So center government is trying to again revamp the stranded port project. So जितने भी ऐसे PPP प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो कि किसी भी वजह से रुके हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं. तो द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज़ रिवाइज द गाइडलाइंस फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ PPP प्रोजेक्ट्स.
P stands for पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिल करके किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्लीट करते हैं ऑन शेयरिंग बेसिस। तो कुछ परसेंटेज पब्लिक का होता है, मन गवर्नमेंट का होता है, और कुछ प्राइवेट का होता है, जिससे कि दोनों ही सेक्टर के जो एडवांटेजेस हैं वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। तो पोर्ट्स के केस में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रैंडेड पड़े हैं, रुके हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू करी हैं गवर्नमेंट ने, एंड दीज वर द प्रोजेक्ट दैट हैव बीन अबंडन्ड midway by the concessionaires. And as per the new guideline, a port can make the partial payment amounting to the value of useful work completed by the concessionaire for the projects that were under construction. It means partial payment के बाद से ऐसे जो प्रोजेक्ट जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो चुका था और उनको बीच में रोक दिया गया, ऐसे प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए पोर्ट जो है वो पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं टू द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट। जितना वर्क कंप्लीट हुआ है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पोर्ट्स पार्शियल पेमेंट कर करके प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन देन टेक ओवर द प्रोजेक्ट। तो जितना काम कंप्लीट हो चुका है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस काम के अकॉर्डिंग कुछ पार्शियल पेमेंट पोर्ट्स करेंगे एंड देन पोर्ट्स कैन टेक ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसके बाद जो पोर्ट्स हैं दे कैन एक्चुअली गो फॉर बिडिंग, दे कैन बिड फॉर अबेंडन प्रोजेक्ट्स अंडर गोइंग इंसॉल्वेंसी एंड प्रोसीडिंग्स एट एनसीएलटी। तो पोर्ट्स अगर चाहें तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में चल रहे हैं उसमें बिडिंग करके भी उन प्रोजेक्ट्स को, ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कर सकती है पोर्ट अथॉरिटी। तो पोर्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पर एम्पावर किया गया है डिवाइस गाइडलाइन में, जहाँ बोला गया कि आप पार्शियल पेमेंट करके आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हाफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसको टेक ओवर कर सकते हैं। पोर्ट्स कैन बिड इनटू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स, जिससे भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्वायर कर सकती है पोर्ट अथॉरिटी और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। हालांकि एक्सपर्ट्स का या अथॉरिटीज़ का इस पर अपना कहना है, शिपिंग मिनिस्ट्री का अपना कहना है कि पॉलिसी इनिशिएटिव लेते समय बहुत सारे जो रिस्क होते हैं उनको इंक्लूड किया गया था। सो डिस्पाइट ऑल द पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव टू मिटिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लिटिगेशन एंड encourage ease of doing business and due diligence and caution at the time of conceptualizing these projects from various perspective, the survival of some project is at risk। ऐसा कहना है शिपिंग मिनिस्टर की, बहुत केयरफुली इन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रन करना विल बी रिस्की है, जिसको रन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अनफॉर्सीन डायनेमिक चेंजेस आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके वॉल्यूम और चार्जेस को लेकर के जो प्रोजेक्शंस किए गए थे वो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, और अब ये कंसेशनर और जो कोलैबोरेटिंग पार्टीज़ हैं उनके कंट्रोल के बाहर भी हैं। तो इन्हीं सारे जो बॉटलनेक इश्यूज़ हैं, हर्डल्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए प्रयास कर रही है। ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। अल्ट्राटेक पुट्स in bid to buy wholesale stake in Ambuja. So India's largest cement firm, that is Ultratech Cement, has joined the race to acquire the wholesale stake in Ambuja Cements and its subsidiary, that is ACC. If you remember, number of times we have already discussed about this news कि होलसेम जो वो इंडिया से एग्जिट कर रहा है, तो उसका ACC में और अंबुजा में जो भी स्टेक है 26% का स्टेक है दोनों में, उस स्टेक को सेल करना चाहता है किसी इन्वेस्टर को, और उसके लिए CCI के पास अप्रूवल के लिए लेटर भी गया था। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेक को बाई करना चाहती है, तो जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का भी नाम जुड़ गया है। तो 63 नॉट 26%, 63.19% का स्टेक है अंबुजा सीमेंट में। तो बहुत सारे अल्ट्राटेक के अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ऐसी और कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने बिड में एप्लीकेशन दी है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सोर्सेज, अल्ट्राटेक हैज सबमिटेड अ प्लान टू होलसेल आउटलाइनिंग इट्स डाइवर्सिटी प्लान्स और डिटेल्स। लेट्स सी कि अल्ट्राटेक के अलावा या और कंपनीज हैं उनको मिलता है ये टेंडर या किसी
अदर कंपनी को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रेट हाइक रुपी फॉल टू हिट इंडिया आईएनसी मार्जिन। तो रिसेंटली जो सरप्राइज मूव में एमपीसी और आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर को इंक्रीज किया था, उसका इम्पैक्ट अब विजिबल होने लगा है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड यील्ड, इन टर्म्स ऑफ अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर। और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस रेट हाइक इंटरेस्ट रेट हैज़ इंक्रीज्ड, रुपी फॉल, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें जो इंडियन कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स पर, उनके प्रॉफिट मार्जिन हेयर मीन्स उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर दिख रहा है। सो इंडियन आईएनसी स्टेयर एट फर्दर डिक्लाइन इन देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन अपकमिंग क्वार्टर्स। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्विन ब्लो ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी against the major currency and a rise in इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ द सरप्राइज मूव बाई एमपीसी और आरबीआई। तो इंडियन रुपी जिस तरीके से फॉल कर रहा है 77 तक पहुंच गया, और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन, इसका इम्पैक्ट जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स पर देखने को मिलेगा आगे आने वाले क्वार्टर में। सो नाउ इंडियन कंपनीज आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग fall or shrink in their profitability and ऑपरेटिंग मार्जिन। सो लेट्स सी, जब रिजल्ट्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट विजिबल, ज़्यादा क्लियर इम्पैक्ट विजिबल होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया ओमन टू हैव ज्वाइंट स्टडी ऑन लिमिटेड ट्रेड डील। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई, इन सब से ट्रेड डील को एग्जीक्यूट या प्रोग्रेस करने के बाद नाउ इंडिया इज टारगेटिंग ओमन। तो इंडिया और ओमान ने वेडनेसडे को एक एग्रीमेंट साइन किया। कैसा एग्रीमेंट? जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स ये चेक करना या ऐसी स्टडी करना जिसमें चेक हो कि इंडिया और ओमान के बीच में जो प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसकी कितनी फिजिबिलिटी है, दोनों कंट्रीज को क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी बिफोर गोइंग अहेड विद द प्रेफरेंशियल ट्रेड डील ऑन लिमिटेड गुड्स। तो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बाद ये फिजिबिलिटी स्टडी होगी और स्टडी के बाद ये डिसाइड होगा कि इंडिया जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन करेगा ओई से या अमन से या नहीं, और उसमें कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड किए जाएंगे। तो अब इस फील्ड में भी, इस अमन के साथ भी इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन करने की कगार पर आ चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मॉर्गन स्टैनले कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.6%। वेडनेसडे को मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको रिड्यूस करके 7.6 कर दिया है। तो इट मीन्स पहले ज़्यादा होगी, तो पहले कितनी थी? 7.9% की फोरकास्ट करी थी जीडीपी फोरकास्ट। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जिसको रिड्यूस करके 7.6 कर दिया है। अब अगर रिड्यूस किया है तो डेफिनेटली कुछ रीज़न साइट किए होंगे। व्हाट आर द रीज़न व्हाई दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड और स्लैश डाउन द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट? तो वही सेम रीज़न जो पिछली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने साइट किए थे, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इनटू द ग्लोबल ग्रोथ, हायर कमोडिटी प्राइसेस, disruption in supply chain, and risk aversive nature in global capital market. All these reasons, all these factors will expose Asia's largest economy to the downside risk. और इन सारे फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो हमें बिजनेस सेंटिमेंट्स में क्लियरली देखने को मिलेगा। एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के बिजनेस सेगमेंट में, जिसकी वजह से डिमांड में स्लो डाउन आएगा, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करेगी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड ऑल दीज फैक्टर्स विल इम्पेयर द बैलेंस शीट्स एंड डीलेज इन कैपिटल और कैपेक्स रिकवरी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, उनके जो पॉलिसी स्टांस होंगे, पॉलिसी टाइटनिंग या पॉलिसी रिवीजन, दैट विल ऑल्सो एक्सपोज द इकोनॉमी टू द मैक्रो स्टेबिलिटी रिस्क, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा स्लो करेगी। जैसा कि हमने रिसेंटली देखा, आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में इंक्रीज़ किया, तो उसकी वजह से ग्रोथ भी इम्पैक्ट होगी और स्लोअर ग्रोथ होगी। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं और करेंगे भी इंडिया की
इकोनॉमी को डाउन साइड में करने के लिए, और जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनले ने जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है। अपार्ट फ्रॉम इट सीपीआई के लिए भी प्रोजेक्शन दिए कि सीपीआई है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, वो भी 6.5 यानी जो 6 की लिमिट है आरबीआई की। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग कि 4+-2 यानी 2 से लेकर के 6 तक की इन्फ्लेशन की सीपीआई की लिमिट है आरबीआई की या एमपीसी की। 2 से कम इन्फ्लेशन नहीं और 6 से ज़्यादा नहीं। 2 इज़ द लोअर लिमिट एंड 6 इज़ द अपर लिमिट। तो मॉर्गन स्टैनले के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.5% का सीपीआई रहेगा, और ये हाई इन्फ्लेशन ही आरबीआई और गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि वो पॉलिसी करेक्शन के लिए, पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जाएं, जिसका इम्पैक्ट स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 23 का जो कैट है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 3.3% प्रोजेक्ट किया है। तो विथ 7.6% जीडीपी ग्रोथ, इंडिया सीपीआई विल बी 6.5, कैट विल बी 3.3 एंड पॉलिसी रेट विल बी 6.25 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द मॉर्गन स्टैनले। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 24 के भी लिए प्रोजेक्शन किया है, बट हाँ वो 4 का प्रोजेक्शन जो है वो अभी और टाइम बाद फिर रिवाइज हो सकता है एज पर द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ग्लोबल सिनेरियो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बॉन्ड यील्ड्स ड्रॉप एज आरबीआई सीन रिवर्सिंग कोविड पीरियड रेट कट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आरबीआई के रीसेंट मूव के बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जून के लास्ट में आरबीआई फिर से एक करेक्शन, पॉलिसी करेक्शन पर जाएगी, और इसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे बॉन्ड यील्ड पर या बॉन्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ द सरप्राइज मूव बाय आरबीआई इन रेपो रेट एंड सीआरआर, bond yield dropped by 9 bps on Wednesday after the market sensed that RBI may not be very aggressive with the rate hikes and terminal repo rate for this rate hike cycle। तो जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो आरबीआई है वो अगर रिवर्स या पॉलिसी टाइटनिंग पर जाती है, इट रिवर्स द रेट कट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 115 bps। तो अगर आरबीआई जाती है रेट कट पे तो वो केवल उतना ही रेट कट करेगी जो कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में, अगर रेट हाइक पर जाती है तो केवल उतना ही रेट कट करेगी जो कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में बढ़ाया था आरबीआई ने। तो जो अनसर्टनिटी थी आरबीआई के मूव को लेकर के वो थोड़ा सा रिड्यूस हुई, और जिसका इम्पैक्ट हमें 10 ईयर्स के बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर क्लियरली विजिबल हुआ इन टर्म्स ऑफ फॉल इन 9 bps ऑन बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आरबीआई ने, एमपीसी ने जो पॉलिसी रेट कट किए थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 115 bps था, 115 bps था। तो इस बार जून तक या जो इस रेट हाइक की साइकिल है उसमें आरबीआई केवल और केवल इतना ही इंक्रीज या इतना ही रिवर्स कर सकती है जितना पैंडेमिक के ड्यूरेशन में चेंज किया गया था। तो प्री पैंडेमिक सिचुएशन को आरबीआई मेंटेन करेगी। इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड है उसमें थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, स्पेशली 10 ईयर्स के बॉन्ड जिनको हम बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेंचमार्क बॉन्ड भी, बेंचमार्क सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अलावा जो बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये भी मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरप्राइज फॉर्म में मैसिव बोरिंग प्रोग्राम्स को चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 13.41 ट्रिलियन तक के बोरोइंग कर सकती है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल आरबीआई इज अनलाइकली टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी, since such move will also contradictory to CRR hike and hiking to other reserve ratio। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेशन का कहना है आरबीआई ओएमओ पर तो नहीं जाएगी इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी, क्योंकि अगर ओएमओ करेगी तो एक साइड ओएमओ कर रही है, एक साइड आरबीआई रेट हाइक पर जा रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे पॉलिसी जेस्चर्स। तो फिलहाल के लिए आरबीआई विल नॉट गो फॉर ओएमओ। ओवरऑल बॉन्ड मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूव बाय आरबीआई और एंटिसिपेशन बाय बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेशन ऑन
रेट हाइक एंड बोरोइंग्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ग्रीन रूल्स फॉर कोल माइंस ईज टू टैकल फ्यूल क्राइसिस। तो जिस तरह की से कोल की क्राइसिस इंडिया में बनी हुई है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने की बात कही है, इंपोर्ट को भी इंक्रीज़ करने की बात के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर हम इंक्रीज़ करने की बात वो डिस्कस करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोल माइन से रिलेटेड जो ग्रीन रूल्स है, इन्वायरमेंटल रूल्स थे माइनिंग से रिलेटेड, उन रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। क्यों रिलैक्स कर दिया है? जिससे कि कोल प्रोडक्शन को लेकर के किसी भी तरह के हर्डल्स ना हो और स्मूथ फॉर्म में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हो सके। तो सेंटर हैज़ ईज द एनवायरमेंटल अप्रूवल फॉर कोल माइंस एक्सपेंशंस टू बूस्ट द आउटपुट एमिड द फ्यूल शॉर्टेज। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं, कोल की साइट्स हैं, माइंस हैं, वो 10% तक प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती हैं, 10% तक ज़्यादा माइनिंग कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग द न्यू इम्पैक्ट असेसमेंट्स। तो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़े ईज आउट कर दिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए, एक्स्ट्रा माइनिंग करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के थ्रू। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने थोड़े से नॉर्म्स को ईज कर दिया, बोल दिया जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं वो 10% तक ज़्यादा एक्सप्लोरेशन, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकती हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ न्यू इम्पैक्ट असेसमेंट्स एंड रूल्स ऑन कंसल्टिंग लोकल रेजिडेंट्स। तो जब कभी भी माइंस या डिफॉरेस्टेशन होता है माइंस की वजह से, तो जो लोकल जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ की इकोलॉजी इम्पैक्ट होती है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रोडक्शन कोल से आप ये माइंस जो है वो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, बट इसके अलावा इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को नुकसान होता है। इसीलिए EIA भी किया जाता है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे वोटिंग करा करके उनके कंसेंसस भी मेंटेन किए जाते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाता है। बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं माइंस और इस तरह के डिफॉरेस्टेशन रिलेटेड सेक्टर्स में। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन सारे नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, जिससे कि कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो और जल्द से जल्द जो कोल की आपूर्ति है वो इंडिया में पूरी करी जा सके। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.